फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप पुराना वीडियो देख रहे होंगे। हम आपको उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको पीछे का 2-3 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ और चौथा चैप्टर है दोस्तों, यानी कि अध्याय 4 है। ये सेक्शन 20 से लेकर के 28 तक इसके बारे में प्रावधान किया गया है। यह चैप्टर बात करता है सीमा और सीमा चिन्ह के बारे में, यानी बाउंड्रीज एंड बाउंड्री मार्क्स के बारे में ये चैप्टर बात करता है। तो दोस्तों, आज मैं इसको आपको थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से भी कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको जो कुछ समझ में ना आएंगी तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछिए। और दोस्तों, आप पुराने वीडियो को देखते रहिए, लगातार देखते, जितनी बार देखेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। और हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी डाल दिए हैं, अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा लिया करिए और दोस्तों को भी शेयर कर दिया करिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। टाइम कम है आपके पास, क्योंकि 5 सितंबर को आपकी एग्ज़ाम की डेट भी है। एग्ज़ाम डेट जो है दोस्तों आपका 5/9/2021 को है। तो आगे दोस्तों हम इसको स्टार्ट करते हैं। अध्याय 4 आपका ये कहता है कि सीमा और सीमा चिन्ह, यानी बाउंड्रीज एंड बाउंड्री मार्क्स के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि इसमें जो सेक्शन है, ये टोटल 9 सेक्शन इस चैप्टर में रखे गए हैं। तो हमने इसको आपकी सुविधा के लिए सबसे पहले देखिए 20 से 28 तक यहाँ पर ये रखा गया है। तो 20 से 28 तक हमने जैसे पहले लिख लिया है हेडिंग वाइज हमने पहले इसको लिख दिया है। 20 क्या बात करता है, सीमा का निर्धारण और सीमांकन, जिसे आपको याद करने में सुविधा हो। सीमा का निर्धारण और सीमांकन। 21 बात करता है सीमा चिन्ह का अनुरक्षण और मरम्मत करने का दायित्व, यानी अनुरक्षण मतलब यहाँ इंग्लिश भी ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है मेंटेनेंस और इसका होता है रिपेयर। मरम्मत का मतलब रिपेयर। 22 बात करता है सीमा चिन्ह को नष्ट आदि किया जाना। सीमा चिन्ह का निर्माण, मरम्मत, नवीकरण करने की अपेक्षा करने की शक्ति, यानी कि कौन उनकी मरम्मत और उनका निर्माण या नवीकरण करवा सकता है। और सीमा चिन्ह को नष्ट करता है तो फिर कौन कार्यवाही करेगा। आगे सीमा संबंधी विवाद अगर होगा तो कौन उसका निपटारा करेगा। मार्गाधिकार और सुखाचार। तो मार्गाधिकार और सुखाचार किसको हम कहते हैं कि मार्गाधिकार या किसी व्यक्ति के अन्य सुखाचार हैं। अवरोध का हटाया जाना। अगर कहीं कोई मान लीजिए कि सार्वजनिक स्थान पे किसी पथ पे अगर कोई अवरोध है तो उसको हटाने का आदेश कौन देगा, ये धारा 26 में बताया गया है। मार्गाधिकार और सुखाचार के बारे में दोस्तों धारा 25 में बताया गया है। धारा 27 बात करता है उप जिलाधिकारी की पुनरीक्षण संबंधी शक्तियाँ, यानी कि रिवीजन की उसकी क्या शक्ति होगी, वो किसके आदेश का रिवीजन करेगा, इसके बारे में आपको बताया गया है। धारा 28 जो है दोस्तों, आदेश द्वारा सुखाचार आदि के किसी अधिकार को स्थापित किए जाने से विवर्जित ना किया जाना, यानी कोई व्यक्ति अगर इस अधिनियम के अंतर्गत किसी जो मान लीजिए कोई रूढ़ी प्रथा के अनुसार या किसी सुखाचार का दावा करता है तो इस अध्याय के आदेश द्वारा उसको विवर्जित नहीं किया जाएगा। इसके बारे में नीचे आपको विस्तार से बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो हमने तरीका अपनाया है आपको पसंद आएगा, क्योंकि इसमें देखिए दोस्तों जितने सेक्शन है 20 से 28 तक है, तो आप इसको देख सकते हैं। एक साथ 9 सेक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 सेक्शन टोटल हैं। अब शुरू करते हैं दोस्तों सेक्शन 20 से। तो सीमा का निर्धारण और सीमांकन कैसे किया जाएगा, यानी कि उसका जो हेडिंग जो उसकी हेडिंग थी वो थी सीमा का निर्धारण और सीमांकन। हमने आगे से जोड़ दिया किस कैसे किया जाएगा। ठीक, अब ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो राज्य में क्या है दोस्तों, राज्य में सभी ग्रामों की और किसी ग्राम में स्थित समस्त सर्वे गाटा संख्याओं की सीमाएं। अब इसमें क्या है, कैसे होंगी, तो ये किसका निर्धारण कैसे होगा, तो इसका जो सीमा चिन्हों द्वारा नियत और सीमांकित की जाएगी। तो इसका जो है ग्राम में जो है राज्य में, राज्य के सभी ग्रामों की और किसी ग्राम में स्थित समस्त सर्वे घाटा संख्याओं की सीमाएं सीमा चिन्हों द्वारा नियत और सीमांकित की जाएंगी। किसके द्वारा की जाएंगी, ये सीमा चिन्हों द्वारा। जैसे आपने सुना होगा कि गांव के जहाँ से बाउंड्री शुरू होती है तो वहाँ पर पत्थर का पोल लगाते हैं, जैसे वहाँ पर पत्थर का पोल लगा देते हैं कि यहाँ से इसकी बाउंड्री ये इस गांव की शुरू हो रही है। तो सरहद जिसको गांव में कहा जाता है कि यहाँ से सरहद शुरू होता है। या किसी मान लीजिए अगर कोई नाला है मान लीजिए कहीं पर जहाँ से जल बहता है तो उसको हम कभी कभी इसमें जो है सरहद के रूप में इसको चिन्हित कर दिया जाता है। तो यह दो गाँव के बीच की ये जो सीमा रेखा हो जाती है। अब यह गाटा संख्या है, तो गाटा संख्या भी जैसे मान लीजिए कि गाटा संख्या ए और बी का मान लीजिए खेत है, ए और बी का मान लीजिए खेत है। तो आगे इसके बारे में समझाया गया है। और यह सीमा चिन्ह का अनुरक्षण, मेंटेनेंस और मरम्मत, यानी कि इसका मेंटेनेंस और रिपेयर करने का दायित्व किस पर होगा। जो सीमा चिन्ह होगा उसका मेंटेनेंस और रिपेयर करने का दायित्व किसके ऊपर होगा। तो जो ग्राम में दोस्तों 2 तरीके की ज़मीनें होती हैं, ये आप जान लीजिए। गांव में बहुत ज़्यादा तरीके की ज़मीनें नहीं होती हैं, 2 तरीके की ज़मीनें होती हैं सामान्यतः।
एक होता है खाता, जो कि खातेदार का होता है, यानी किसी के जो टेन्योर होल्डर है, यानी जो खातेदार है उसका होता है। खाता का इंग्लिश होता है टेन्योर, इसका जो है टेन्योर होल्डर, इसको कहते हैं खातेदार को। अब एक होती भूमि होती है बंजर, जिसका जो माना जाता है ये ग्राम पंचायत में निहित होती है। जितनी बंजर भूमि वो ग्राम पंचायत में निहित होती है। तो अब दोनों भूमियों, दो तरीके की भूमि हो गई आपके पास, ग्राम में दो तरीके की भूमि हो गई। तो अगर मान लीजिए खाता है तो खातेदार अपने खर्चे पर उसका जो भी सीमा चिन्ह है, उसका जो भी मेंटेनेंस और मरम्मत आएगा वो अपने खर्चे पर उसका क्या दुरुस्तीकरण कराएगा, ठीक, उसके ऊपर यह दायित्व होता है। लेकिन अगर ये बंजर भूमि है या ग्राम पंचायत की भूमि है कोई भी, तो उसको जो होता है ग्राम पंचायत अपने खर्चे पर उसको मेंटेनेंस कराने और रिपेयर कराने के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ उदाहरण के तौर पर अगर देख लें, ये मान लीजिए आपका ये रोड है, ये आपका खेत है, मान लीजिए ये खातेदार हो गया, ये भी खातेदार हो गया। तो इसकी जो भी मान लीजिए यहाँ से दूसरा खातेदार शुरू होता है, तो ये जो सीमा रेखा है इसको मेंटेन करने का जो खर्च आएगा, ये दोनों सीमा रेखा को मेंटेन करने का जो खर्च आएगा वो खातेदार से ही वसूला जाएगा। और ये मान लीजिए कि ये गाँव है, यहाँ गाँव से लोग निकलते हैं, छोटे छोटे सब घर हैं। अब घर से निकलने का सब लोग अपने खेत में आते हैं, तो यहाँ पर जो जो दो खेतों के बीच में जो बाउंड्री होगी, इसको मरम्मत करवाने का या इसका मेंटेनेंस करने का जो खर्चा आएगा वो खातेदार से वसूला जाएगा। और मान लीजिए ग्राम सभा की ज़मीन है, जैसे मान लीजिए कोई तालाब है, यहाँ जैसे मान लीजिए तालाब उदाहरण के तौर पे बनाया है, ये खेल का मैदान। अब इन सब का जो सीमा चिन्ह होगा, इनको दुरुस्त करने में, जो भी इनको मेंटेनेंस करने में, इनको रिपेयर करने में जो भी खर्चे आएंगे वो ग्राम पंचायत उसको देने के लिए उत्तरदायी होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। ना आएंगी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं धारा 22। तो धारा 22 में दोस्तों सीमा चिन्ह को नष्ट आदि किया जाना, उसमें बताया गया कि सीमा चिन्ह को कितने कितने तरीके से नष्ट किया जाता है और कौन उसको उसकी शिकायत कहाँ की जाएगी, कौन उसका रिपोर्ट कहाँ पर देगा, इसके बारे में इसमें बात की गई है। अब इसमें दोस्तों सेक्शन 22 जो है, देखिए सीमा चिन्ह को नष्ट आदि किया जाना। तो मान लीजिए कोई सीमा चिन्ह है, ये इसको कैसे क्या क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है। अगर इसको नष्ट किया जाए, इसको हटाया जाए या इसको क्षति पहुंचाई जाए। मान लीजिए पत्थर हमने आपको बताया, इसको मान लीजिए पोल है, यहाँ पर पत्थर लगा हुआ है, इसको मान लीजिए कोई नष्ट कर दे, यानी कि यहाँ से इसको गायब कर दे या इसको हटा दे, इसको तोड़ दे। मान लीजिए इतना ज़मीन में इतना धंसा हुआ है, इतना पोर्शन इसका, वो इसको तोड़ दे, ऊपर ना दिखे, या इसको यहाँ से हटा दे उखाड़ के कहीं और ले जाके चला जाए, या इसको और भी किसी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दे। तो क्या होगा, अब इसके लिए क्या होगा, हल्के का लेखपाल जो है इस मामले की जो होगी इस मामले का जो रिपोर्ट होगा कि किसी व्यक्ति ने उस सीमा चिन्ह को नष्ट कर दिया, हटा दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया है, तो वह लेखपाल जो है इसकी जो मामले की रिपोर्ट होगी वह जो है नायब तहसीलदार को, ठीक है, तत्काल देने के लिए बाध्य होगा। किसको देगा, वो नायब तहसीलदार को। देखिए लेखपाल इसकी रिपोर्ट जो है किसको देगा, वो नायब तहसीलदार को देगा। याद रखिएगा, किसको, नायब तहसीलदार को वो रिपोर्ट देगा। तो दोस्तों फिर यहाँ देखिए उसके बाद जो है सीमा चिन्ह जो है अब मान लीजिए सीमा चिन्ह जो हो गया, लेखपाल जो रिपोर्ट देगा वो नायब तहसीलदार को देगा। तो ये जो सीमा चिन्ह था, इतने तरीके से इसको मतलब नुकसान पहुंचाया जा सकता है, नष्ट किया जा, हटाया, क्षतिग्रस्त। अब लेखपाल रिपोर्ट जो है नायब तहसीलदार को यहाँ देगा। अब नायब तहसीलदार इसकी जांच करेगा, जांच करने के बाद वो क्या करेगा, उस रिपोर्ट को जो है उप जिलाधिकारी, उसकी रिपोर्ट की जो संस्तुति है उप जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा, उप जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। अब आगे जो भी उस पर कार्य होगी उप जिलाधिकारी महोदय करेंगे। अब आगे फिर इसमें देखिए दोस्तों, सीमा चिन्ह का निर्माण, मरम्मत या नवीकरण करने की अपेक्षा करने की शक्ति, वही बात, वहाँ पर रिपोर्ट पहुँच गई उप जिलाधिकारी के पास। अब यहाँ जो है तो जो मान लीजिए उप जिलाधिकारी महोदय हैं, वो जो है मान लीजिए सीमा चिन्ह जो है इसको कितने तरीके से कहाँ कहाँ पर परिवर्तन आ सकता है, ठीक है, क्या क्या इसमें किया जा सकता है, किसके किसके संबंध में सीमा चिन्ह का निर्माण, मरम्मत और नवीकरण करने की अपेक्षा करने की शक्ति जो है उप जिलाधिकारी महोदय को है। यहाँ मान लीजिए धारा 22 जो ऊपर गया, धारा 22 के संबंध में नायब तहसीलदार, अगर मान लीजिए कोई संस्तुति, नायब तहसीलदार से कोई संस्तुति प्राप्त होती है उप जिलाधिकारी महोदय को, या ग्राम पंचायत में किसी ग्राम के संबंध में, मान लिया ग्राम पंचायत इनको कोई संस्तुति देती है उप जिलाधिकारी महोदय को, या किसी खातेदार से उसकी जोत के संबंध में, तो ये हो गया आपका मतलब तीनों के संबंध में। अगर मान लिया के संबंध नायब तहसीलदार, दूसरा ग्राम पंचायत, तीसरा खातेदार, तीनों अगर अपने अपने मामले से संबंधित अगर संस्तुति उप जिलाधिकारी को देते हैं, वह प्राप्त करता है, तो यह क्या करेगा, उप जिलाधिकारी क्या करेगा, यह अपेक्षा कर सकता है, यह क्या करेगा, अपेक्षा करेगा सीमा चिन्हों के
सीमा चिन्हों के निर्माण, या तो अपेक्षा करेगा कि सीमा चिन्हों का निर्माण जिसने बिगाड़ा है उससे वह अपेक्षा करेगा उसका निर्माण कर दे, पुनः स्थापन करने के लिए, उनकी मरम्मत करने के लिए, प्रतिस्थापित करने के लिए। जैसा उपजिलाधिकारी कहे वैसी वह उस व्यक्ति से अपेक्षा करेगा जिसने उसको बिगाड़ा था, उसने हटाया था, जिसने नष्ट किया था। ठीक है, वह अपेक्षा कर सकता है। अब मान लीजिए कि सीमा चिन्ह का जो निर्माण है, मान लीजिए सीमा चिन्हों का निर्माण जो है खातेदार या ग्राम पंचायत, इन्हीं दोनों को जिम्मेदारी होती है उसको दुरुस्त करने की। अब इनसे मान लीजिए अपेक्षा किया उपजिलाधिकारी, अब ये करने में विफल रह गए। अब ये करने में क्या हुआ, यहाँ देखिए, ये उसको दुरुस्त करने में, मेंटेनेंस करने में, रिपेयर करने में मान लीजिए कि ये विफल हो गए। ये दोनों, इनके विफल रहने पर क्या होगा, इनके विफल रहने पर उपजिलाधिकारी जो है दोस्तों, उपजिलाधिकारी उस जो सीमा चिन्ह का निर्माण है या उसका नवीकरण है या मरम्मत है, उपजिलाधिकारी क्या है उसको, मान लीजिए अगर उसका जो है निर्माण कराएगा, उसका मरम्मत कराएगा, जो भी उसका नवीकरण कराएगा, तो उसके लिए क्या है कि ग्राम पंचायत या खातेदार से उसका जो खर्च आएगा वो खर्च जो है वसूल कर सकता है। ठीक है, उपजिलाधिकारी जो है उस मरम्मत, निर्माण या प्रतिस्थापन या पुनः स्थापन का जो भी खर्च आएगा, अगर ये दोनों फेल होते हैं करने में, ये दोनों अगर फेल हो जाते हैं उसको सही करवाने में, तो उपजिलाधिकारी खुद उसको करवाएगा और उसका जो खर्च आएगा वह दोनों से, ग्राम पंचायत या खातेदार से, जिसके लिए वह काम किया हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ग्राम पंचायत किसी ग्राम के संबंध में, तो ग्राम पंचायत से, खातेदार से उसकी जोत के संबंध में, खातेदार की जोत से संबंधित है तो उससे उसका खर्च जो है वसूल कर सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उम्मीद है ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आगे सीमा संबंधी विवाद, अगर मान लीजिए सीमा संबंधी विवाद जो है कोई उठता है, मान लीजिए सीमा संबंधी कोई विवाद उठता है, तो उसका नॉलेज कैसे जाएगा उपजिलाधिकारी महोदय के पास, उसकी सूचना कैसे जाएगी। तो सीमा संबंधी विवाद है या तो स्वप्रेरणा से वह उसको उसका संज्ञान ले ले, या हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर। दो तरीका होता है, या तो वह स्वप्रेरणा से, जो इसको कहते हैं कि सुओ मोटो भी कुछ मामले में कह दिया जाता है, या स्वप्रेरणा स्वतः ही ले ले इसको, या हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर। तो उसके पास तक मान लीजिए सूचना पहुंच गई कि कोई सीमा विवाद है, तब उसका विनिश्चय वो करेगा। सीमा विवाद उसके पास जाएगी, उसका वह विनिश्चय करेगा। अब उसका विनिश्चय जो करने का जो आधार होगा दोस्तों, किन किन अपने जो आदेश में किन को आधार बनाएगा, तो उसका जो आधार होगा वह यहाँ पर हमने बताया। विनिश्चय का आधार क्या होगा, सर्वेक्षण नक्शों के आधार पर, जो सर्वेक्षण नक्शा होगा उसको देखेगा, उसके आधार पर डिसाइड करेगा कि किस व्यक्ति का वहाँ पर जो विवाद हुआ है कि तो उसमें कौन व्यक्ति गलत है, कौन व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की ज़मीन पर कब्जा किया है, तो वह उसके आधार पर उसका विनिश्चय करेगा। या वहाँ पर जो है यूपी, जहाँ पर दोस्तों यूपी जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के उपबंधों के अनुसार उनका पुनरीक्षण करा दिया गया है, वहाँ उन नक्शों के आधार पर, या तो जहाँ पर ये हमने बताया कि जहाँ पर उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के उपबंधों में उनका पुनरीक्षण करा दिया गया, वहाँ उन नक्शों के आधार पर। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा जो है आपका वास्तविक कब्जे के आधार पर, तीन आधार पर डिसाइड करेगा। एक हो गया सर्वेक्षण के नक्शों के आधार पर, दूसरा हो गया यूपी जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के अनुसार उनका पुनरीक्षण करा दिया गया तो उन नक्शों के आधार पर, और तीसरा हो गया वास्तविक कब्जे के आधार पर। देखेगा कि उस समय वर्तमान में जब शिकायत की गई है किस व्यक्ति का उस पर कब्जा है, उसको देख करके सरसरी जांच करके कर सकता है, उसका विनिश्चय जो है कर सकता है। आगे फिर दोस्तों, अब मान लीजिए कि यहाँ जो कब्जे की बात है, वास्तविक कब्जे के आधार पे, तो कभी कोई क्या होता है, कब्जे का आधार कैसे विनिश्चित करेगा। मान लीजिए कि इसमें किसका कब्जा उस ज़मीन पे है, यह देखेगा तो जांच करेगा, उसके लिए जांच करके हकदार व्यक्ति को कब्जा दिलाएगा। अगर मान लीजिए यह विवाद उठता है कब्जे के लेकर के कि कब्जे से, मान लीजिए कि विधिपूर्ण कब्जे को, ठीक है, विधिपूर्ण कब्जे को विधिपूर्ण कब्जेदार को जो है कब्जे से बेदखल किया, अगर ऐसा मान लीजिए उसको आता है संज्ञान में कि कोई जो विधिपूर्ण कब्जेदार है उसको अवैध तरीके से, गलत तरीके से, दोषपूर्ण तरीके से किसी व्यक्ति ने उसके कब्जे से बेदखल कर दिया है, तब वह क्या करेगा, उस जो अतिक्रमणी व्यक्ति होगा वह उसको बल प्रयोग या तो खुद करेगा या तो करवा सकेगा। ठीक है, बल प्रयोग कर या करवा सकेगा उसको हटाने के लिए। ठीक, तो यहाँ आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। मान लीजिए कि जैसे वहाँ अगर कब्जा नहीं क्लियर है कि किसका कब्जा है, तो उसकी जांच करके जो मेन हकदार व्यक्ति उसको दिला देगा। लेकिन अगर यह उसके नॉलेज में आता है कि किसी व्यक्ति ने पहले जो कब्जा किया था उसको बलपूर्वक हटा दिया है, विधिपूर्ण तरीके से, विधि विरुद्ध तरीके से हटाया, विधिपूर्ण तरीके से नहीं, दोषपूर्ण तरीके से उसको हटाया है, तो वह उसको क्या है, खुद या तो बल प्रयोग कर या करवा सकेगा उसको हटाने के लिए। ठीक,
आगे जो दोस्तों फिर आता है, तत्पश्चात सीमा का निर्धारण तदनुसार करेगा। ठीक है, इस धारा के अधीन उप जिलाधिकारी आवेदन की प्राप्ति के दिनांक से 3 माह के भीतर, जैसे जो वो आवेदन उसको प्राप्त हो या स्वप्रेरणा से, ठीक है, मान लीजिए उसको आवेदन प्राप्ति से क्या है दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यवाही को समाप्त करेगा। जो सीमा संबंधी विवाद है उसकी लिमिटेशन है 3 महीने। अब उप जिलाधिकारी मान लीजिए कि आदेश दिया, अब व्यथित जो व्यक्ति है वह आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर जो है, मान लीजिए जो जिलाधिकारी महोदय ने आदेश दिया, अब उसके आदेश से अगर कोई व्यक्ति व्यथित है, उसको लगता है कि उप जिलाधिकारी महोदय का आदेश जो है वो गलत है, वो हमारे विरुद्ध में है, तो वह क्या करेगा, जो व्यथित पीड़ित जो पक्ष होगा, व्यथित व्यक्ति जो होगा, वह आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर, कितने 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर आयुक्त को यानी कमिश्नर को, इसका जो है कमिश्नर को क्या है वो करेगा, अपील करेगा। ठीक है, 30 दिन के भीतर कमिश्नर को अपील करेगा और कमिश्नर का जो आदेश होगा धारा 210 के अनुसार इस मामले पर अंतिम माना जाएगा और कमिश्नर यानी आयुक्त का जो आदेश होगा धारा 210 के अधीन अंतिम होगा। आगे दोस्तों यहाँ आपने देख लीजिए कि लिमिटेशन जो है ये उप जिलाधिकारी के आदेश से 30 दिन के भीतर वो अपील करेगा आयुक्त के पास। और उप जिलाधिकारी महोदय कितने दिन में आवेदन प्राप्ति के, उप जिलाधिकारी महोदय आवेदन प्राप्ति के दिनांक से 3 माह के भीतर, यहाँ 3 माह है दोस्तों, यहाँ 30 दिन है, याद रखिएगा दोनों अंतर को। वहाँ 3 मास मतलब 90 दिन हो जाएगा और यहाँ अब मास में दोस्तों जो मास दिया तो 31 का महीना भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ दिन दिया है 30 दिन, यहाँ 31 का महीना चाहे हो चाहे ना 30 दिन ही माना जाएगा। अगला जो है दोस्तों यहाँ पर धारा 25 मार्गाधिकार और अन्य सुखाचार। अब इसमें जो है 2 चीज़ें हैं दोस्तों। अब इसमें मार्गाधिकार की जो बात की गई है और सुखाचार की बात की गई है इसमें, तो यह जो धारा है यह इन पे लागू नहीं होती। जैसे सार्वजनिक सड़क, पथ और सार्वजनिक भूमि पर यह धारा लागू नहीं होती, यह धारा इस पर धारा 26 लागू होती है। इस पर कोई अगर अवरोध उत्पन्न करता है तो भी इसको हम यहाँ छोड़ देते हैं। आगे हम बात करते हैं कि मार्गाधिकार सुखाचार का दावा कौन और कैसी भूमि पर कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि कौन इसका दावा कर सकता है। ठीक, तो मार्गाधिकार का किसी ऐसे मार्ग के संबंध में जिसमें कोई खातेदार या कृषि श्रमिक, मान लीजिए किसी ऐसे मार्ग के संबंध में जिसमें कोई खातेदार या कृषि श्रमिक अपनी भूमि पर यानी कि अपनी भूमि पर जाने के लिए या गांव की बंजर या चरागाह भूमि पर पहुंच सके, ऐसी कोई भूमि हो या कोई मार्ग हो, या ऐसे स्रोत या ऐसे जल मार्ग के संबंध में जहाँ से या जिसमें वह सिंचाई संबंधी सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। ठीक है, सिंचाई संबंधी सुविधाओं का लाभ उठा सके, तो ऐसा अगर कोई मार्ग है कि जिससे वह इन लाभों का इन चीज़ों का लाभ उठा सकता है, यानी कि अपनी भूमि पर जा सकता हो, किसी गांव की बंजर चरागाह पर पहुंच सकता हो, ऐसे स्रोत या जल मार्ग के संबंध में जहाँ से या जिससे वह सिंचाई संबंधी सुविधाओं का लाभ उठा सके, इस तरीके से अगर कोई मार्ग है जो वहाँ तक पहुँचाता है या कोई सुखाचार है, ठीक है, इन पर अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है, कोई व्यक्ति उनको वहाँ पर जाने से रोकता है, तो क्या होगा, तो विवाद उत्पन्न होने पर जो है तहसीलदार जो है दोस्तों, तहसीलदार स्थानीय जांच के पश्चात जो है वो स्थानीय जांच करेगा तहसीलदार। यह विवाद किसके पास जाएगा, तहसीलदार के पास। तो तहसीलदार स्थानीय जो है जांच के पश्चात जो है अवरोध को हटाने का निर्देश दे सकता है। उस अवरोध को, जिसने अवरोध उत्पन्न किया है, उसको हटाने का निर्देश दे सकता है। इस प्रयोजन के लिए वह जो है बल का प्रयोग कर या करवा सकता है। इस प्रयोजन के लिए वह बल का प्रयोग कर या करवा सकता है संबंधित व्यक्ति से अवरोध हटाने की, और वह जो है दोस्तों जो व्यक्ति अवरोध उत्पन्न किया है उससे वह अवरोध हटाने में जो भी खर्च आएगा उससे वह वसूल कर सकता है। संबंधित व्यक्ति से अवरोध हटाने की लागत वह वसूल कर सकता है। आगे है दोस्तों अवरोध का हटाया जाना, आपका आता है धारा 26। अब इसमें जो हमने 3 चीज़ें वहाँ पर कहा था कि भी इसको छोड़ दीजिए अपवाद के रूप में, तो यहाँ पर दोस्तों जो है तहसीलदार जो है अगर गांव के किसी सार्वजनिक सड़क, पथ या सार्वजनिक भूमि के आबाद उपयोग में आए रुकावट को हटाने का निर्देश दे सकता है। अगर मान लीजिए गांव का कोई जो है सार्वजनिक सड़क है या पथ है या सार्वजनिक भूमि है, उस पर कोई व्यक्ति या गांव के सभी लोग उसको अबाध तरीके से, बिना बाधित तरीके से उपयोग में लाने से रोके जाते हैं, तो ऐसे रुकावट को हटाने का निर्देश जो है तहसीलदार दे सकता है और अवरोधक व्यक्ति से हटाने का खर्चा वसूल कर सकता है।
धारा 27 क्या कहता है, उप जिलाधिकारी की पुनरीक्षण संबंधी शक्ति। उप जिलाधिकारी जो है दोस्तों, जैसा कि वहाँ पर था कि धारा 25 और 26 के अधीन जो है, धारा 25 और 26 के अधीन तहसीलदार के विनिश्चय की जो है दोस्तों, तहसीलदार के विनिश्चय की वैधता या औचित्य के संबंध में, क्या उसका जो निर्णय था, क्या उसका आदेश जो था उसका वैध है या वह देने का क्या औचित्य है, उसके संबंध में जो है अपना समाधान करने के लिए उसको मंगा सकता है। कौन मंगा सकता है? उप जिलाधिकारी। ठीक, धारा 25 और 26 के अधीन जो तहसीलदार ने जो भी आदेश दिया है उसकी वैधता या औचित्य की जांच के लिए उप जिलाधिकारी उसको अपने पास उसको मंगा सकता है और संबंधित पक्षकारों को सुनकर, मान लीजिए जो भी संबंधित पक्षकार हैं वह उनको सुनेगा, जिन्होंने उस पर आक्षेप लगाया है कि वह वैध नहीं है या ऐसा आदेश देने का कोई औचित्य नहीं है, उन पक्षकारों को क्या है, उप जिलाधिकारी सुनेगा। उनको सुन करके जैसा उसको उचित लगे वैसा आदेश वह कर सकता है, यानी उचित आदेश पारित कर सकता है। तहसीलदार के आदेश से 30 दिन के भीतर, अब वह जो है दोस्तों क्या था कि मान लीजिए तहसीलदार का जो 25 और 26 के अंदर जो आदेश था उसके अंतर्गत पुनरीक्षण कब किया जा सकता है, यानी पुनरीक्षण के लिए कब उप जिलाधिकारी के पास जाया जा सकता है, तो तहसीलदार के आदेश से 30 दिन के भीतर उप जिलाधिकारी के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करने पर ही वह ग्राह्य होगा। तो जो भी पक्षकार अपने यानी तहसीलदार के आदेश का पुनरीक्षण करवाना चाहते हैं वह तहसीलदार के आदेश से 30 दिन के भीतर उप जिलाधिकारी के समक्ष पुनरीक्षण का आवेदन वो प्रस्तुत कर दें, अन्यथा वह ग्राह्य नहीं होगा। कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। आगे आता है लास्ट सेक्शन, आदेश द्वारा सुखाचार आदि के किसी अधिकार को स्थापित किए जाने से विवर्जित न किया जाना। यहाँ क्या है दोस्तों, किसी व्यक्ति को उसके सुखाचार या रूढ़िगत ऐसे अधिकार से जिसका दावा वह सिविल वाद द्वारा कर सकता है, यानी कोई व्यक्ति है जो अपने सुखाचार या रूढ़िगत ऐसे अधिकार का दावा वह सिविल वाद में भी कर सकता है, इस अध्याय के अधीन दिए गए किसी आदेश से उसको ऐसा अधिकार स्थापित करने से विवर्जित नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। आपको जो भी दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बेहिचक पूछिए और कमेंट ज़रूर करिए। दोस्तों को भी आप शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो भी प्रॉब्लम हो आप पूछते रहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।